वो कौन थी? एपिसोड 4। और अचानक ही हया की आंख एक जोरदार चीख के साथ खुल गई। सारे दिन की थकावट से चूर एहसन इस कदर गहरी नींद सोया हुआ था कि हया की चीख की आवाज पर भी ना जागा। हया ने देखा तो सुबहान अपनी जगह पर पुरसुकून नींद सोया हुआ था। ओह, इसका मतलब है वो एक ख्वाब था। उफ, हया ने बेख्याली में खुद से मुखातिब होते हुए कहा, मगर ना जाने क्यों हया को ये एहसास हो रहा था कि कुछ देर पहले जो भी उसके साथ हुआ है वो सब हकीकत था। मुझे नहीं ढूंढ सकती हैं आप आंटी। सुबहान के जोरदार के कहों से घर का आंगन गूंज रहा था। जब से रचना उनके घर मुलाजमत करने लगी थी, अपने सलीके और खुश अखलाकी से उसने सबका दिल तो जीत लिया था, मगर सुबहान की जिंदगी का वो एक अहम हिस्सा बन गई थी। वो उसे इतनी मोहब्बत देती थी कि वो रचना का गर्विदा हो गया था। तो दूसरी तरफ रचना भी उन्हीं चंद दिनों में उस बच्चे से ऐसी जुड़ी कि यूं लगता था जैसे वो उनके यहाँ सिर्फ सुबहान की मोहब्बत में ही आती है। हमने तो ढूंढ लिया हमारे शहजादे को। रचना दरख्त के पीछे छुपे सुबहान को प्यार से अपनी बाहों में लेते हुए बोली और साथ ही खिलखिलाकर हंसी थी। उसकी हंसी इतनी दिल फरेब थी कि मानो जब वो हंसती तो बरसों बाहर आ जाती। हया सामने बैठी सब्जी काटते हुए उन दोनों की हरकतों से लुत्फ अंदोज हो रही थी। सुबहान बेटा, बहुत खेल लिया, अब चलो अंदर आ जाओ, मगरिब होने वाली है। हया ने सुबहान को बावर्ची खाने से आवाज दी जो घर के सहन में खेल रहा था। शाम से ही लाइट्स नहीं थी। सुबहान की तरफ से कोई जवाब ना पाकर हया खुद ही उसको लेने चल दी। उसका दिल घबरा सा रहा था। रचना, तुम ये चावल चढ़ा दो, मैं जरा सुबहान को देख। जब उसने पलटकर देखा तो रचना को मौजूद ना पाकर उसका जुमला अधूरा ही रह गया। ये कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। अचानक उसको लगा जैसे सुबहान किसी खतरे में है, तो वो दौड़ती हुई सहन की तरफ गई और सामने का मंजर देख उसकी जान हलक में आ गई। सुबहान बेख्याली में चलता हुआ टैंक की तरफ बढ़ रहा था। फासला बस एक कदम का ही था कि हया ने लपक कर उसको थाम लिया। बेटा, ये क्या कर रहे हो? आपने देखा नहीं टैंक खुला हुआ है? हया ने सुबहान को सीने से लगाकर बेसब्री से सवाल किया, मगर सुबहान कुछ ना बोला और अजीब नजरों से अपनी मां को घूरने लगा। उसकी नजर में हया के लिए इंतहा की नफरत थी, जिसको हया ने बखूबी महसूस कर लिया था और वो बुरी तरह घबरा गई थी। सुबहान ने उस दौरान एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं झपकाई थी और उसकी आंखों से अजीब सी वहशत झलक रही थी। हया को खौफ महसूस होने लगा क्योंकि एहसन अभी घर पर मौजूद ना था। उसने सुबहान को गोद में लिया और तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गई, ये सोचे बिना कि रचना यूं अचानक कहाँ गायब हो गई और टैंक का वजनी ढक्कन आखिर किसने खोला। बाकी के पूरे घर में अंधेरा था, बस उस कमरे में मोमबत्ती रोशन थी। हया ने सुबहान को बिस्तर पर लाकर लिटाया। वो बच्चा गैर मामूली सी हालत में आ चुका था। उसके हाथ पैर बिल्कुल सीधे हो चुके थे और अब तक उसने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थी और वो मुसलसल खला में किसी नुक्ते को घूर रहा था। हया ने उसको पुकारा, उससे बात करना चाहिए, मगर वो तो जैसे किसी और ही दुनिया में था। हर तरफ गहरी खामोशी थी और सुबहान की ऐसी हालत देखकर हया बुरी तरह से घबराई हुई थी। बिजली ना होने की वजह से उसके फ़ोन में इतना चार्ज भी नहीं था कि वो एहसन को मुतला कर सकती। सुबहान को हिला जुलाकर मुखातिब करने की कोशिश कर रही थी, मगर सुबहान के चेहरे पर एक तासुर आता और जाता। हया बेबसी से आंसू बहाने लगी और अचानक
उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो वो उछल गई। क्या हुआ बाजी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? रचना की खूबसूरत आवाज हया की समाज से टकराई। रचना देखो मेरे सुभान को क्या हो गया है, वो बामुश्किल ही बोल पाई। हया की बात मुकम्मल होने से पहले ही रचना सुभान की तरफ मुतवज्जह हो चुकी थी। या अल्लाह खैर, इसको क्या हो गया बाजी, ये क्या हालत हो गई है इसकी? रचना की आवाज में फिक्र साफ जाहिर थी, मगर हया का दिल मुसलसल रचना के खिलाफ गवाही दे रहा था। रचना ने सुभान के माथे को छुआ तो वो बुखार से बुरी तरह तप रहा था। इसको तो तेज बुखार हो रहा है, हटो मैं खुद देख लूंगी, तुम जाओ किचन में। हया ने बहाना बनाकर रचना को कमरे से बाहर निकलना चाहा, क्योंकि उसकी मौजूदगी से हया माहौल पर एक अजीब सा भारीपन महसूस कर रही थी। मगर बाजी सुभान, रचना को सुभान से गैर मामूली तौर पर गहरा लगाव था। उसकी आंखों में आंसू थे। हया यह सब कुछ नजरअंदाज कर रही थी, क्योंकि उस वक्त वो अपने बच्चे को रचना से दूर रखने में ही बेहतरी समझ रही थी। मैं देख लूंगी सुभान को, तुम जाओ। हया बिना उससे नजरें मिलाए बोली। कुछ देर तो रचना खड़ी उसको घूरती रही, मगर फिर तेजी से कमरे से निकल गई। उसके जाते ही हया ने कुछ आयत का विर्द शुरू कर दिया और सुभान पर दम करने लगी। कुछ देर तक सुभान की हालत ठीक हो गई थी। तुम परेशान मत हो, अल्लाह खैर करेगा। कैसे परेशान ना हूं मैं, आज मेरे बच्चे की जान जाने वाली थी। मैं वक्त पर ना पहुंचती तो ना जाने क्या हो जाता एहसन, और आप कहते हैं मैं परेशान ना हूं। हया परेशानी के आलम में बोली। रात के 11 बज रहे थे। एहसन कुछ देर पहले ही दफ्तर से आया था और उसके आते ही हया ने आज का हुआ तमाम वाक़या उसके गोश गुजार कर दिया था, जिसको सुनकर एहसन की भूख मर गई थी। अंदर ही अंदर वो आज के हुए इस अजीब व गरीब वाक़े पर बेहद फिक्रमंद था। उसका जहन बुरी तरह से उलझ गया था। वो समझ ना पा रहा था कि आखिरकार सुभान के साथ जो कुछ भी हुआ वो क्या था, मगर वो हया के सामने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैं कल जल्दी आ जाऊंगा और हम किसी अच्छे से डॉक्टर के पास इसे लेकर जाएंगे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है एहसन, मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस तरह से आज सुभान मुझे घूर रहा था, आपने उसकी नज़र देखी होती तो आपकी रूह कांप जाती। हया ने सोए हुए सुभान पर नज़र डालकर बोला। एहसन की नज़रें भी मुसलसल सुभान पर ही टिकी हुई थी। हया को बार बार ख्याल आ रहा था कि रचना से मुताल्लिक उसके दिल में जो भी खदशा है वो एहसन को बता दे, मगर बिना किसी सबूत के वो यूं किसी गरीब मजबूर लड़की पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकती थी। कोशिश तो बहुत की उसने, मगर उसके ज़मीर ने उसको इस अमल की इजाज़त ना दी। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? देखो परेशान मत हो, बच्चे बीमार हो जाया करते हैं। तुम देखना, डॉक्टर के पास जाते ही हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो अब रोना बंद करो। एहसन ने हया को तसल्ली देनी चाही, मगर अंदर से वो खुद भी बेहद बेचैन था। इंशाअल्लाह। हया बामुश्किल मुस्कुराई और प्यार से सुभान की पेशानी को छूते हुए उम्मीद से बोली, इंशाअल्लाह। एहसन ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। चलो अब तुम सो जाओ, मैं भी सोता हूँ, सुबह आँख नहीं खुलेगी वरना। जी मगर आप खाना तो खा लें। हाँ बस अभी भूख नहीं है, नींद आ रही है। एहसन ने बहाना बना दिया और करवट होकर लेट गया। हया भी बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही देर में वो गहरी नींद सो गई, मगर एहसन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो आंखें बंद किए लेटा था कि उसको बाहर बरामदे से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कोई चहल पहल हो रही हो, मगर घर में तो उस वक्त कोई नहीं था। रचना भी अपना काम खत्म करके 8 बजे अपने घर चली गई थी। एहसन ने हया की तरफ देखा, वो हर चीज से बेखबर गहरी नींद सोई हुई थी। एहसन कुछ आयत पढ़ने लगा तो एकदम आवाज़ें आना बंद हो गईं और सन्नाटा छा गया। मगर कुछ ही देर में उस खामोशी को किसी पायल की आवाज़ ने तोड़ा। यूं लग रहा था जैसे कोई पायल पहने उनके पूरे घर में घूम रहा हो।
इस गहरे सुकून में किसी के चलने और पायल के छनकने की आवाज वाज़े तौर पर सुनाई दे रही थी। इसके साथ अब किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। यूं मालूम होता था जैसे ये आवाज घर के सहन से आ रही है। बहुत तकलीफ थी उस आवाज में। एहसन का तो कलेजा मुंह को आने लगा। खौफ से हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। उसने जल्दी से सूरतों का विर्द शुरू कर दिया, मगर वो आवाज काफी देर आने के बाद बंद हो गई थी। हया की आंख दोपहर के 12 बजे खुली थी। दरअसल वो एहसन को दफ्तर भेज देने के बाद से फिर सो गई थी। जैसे ही उसकी आंख खुली थी उसने फौरन सुभान पर नजर डाली, मगर वो अपनी जगह मौजूद ना था। हया घबरा गई और तेजी से बाहर को लपकी। सुभान, बेटा कहाँ हो? सुभान। वो बेचैनी से मुसलसल अपने बेटे को पुकार रही थी कि अचानक उसकी नजर छत पर पड़ी। उसके पैरों तले जमीन निकल गई जब उसने सुभान को छत के बिल्कुल किनारे पर देखा और वो चलते हुए मजीद आगे बढ़ रहा था। बस कुछ ही कदम पर छत खत्म होने वाली थी, जिसके नतीजे में वो नीचे गिरता। हया एक पल के लिए भी देर किए बिना सीढ़ी की तरफ दौड़ी और जल्दी से सुभान के पास पहुंची और उसको बाजू से पकड़ते हुए आगे से बढ़ने से रोका और बेख्तियार उसके मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। मना किया था ना मैंने आपको, मुझसे पूछे बगैर यहाँ नहीं आना। फिर क्यों नहीं सुनते आप किसी की बात? हया का रवैया देखकर वो रोने लगा। उसको रोता देखकर हया को अपने किए पर बेहद अफसोस होने लगा। उसने प्यार से सुभान के गाल को छूते हुए गले से लगा लिया। किसने बोला था आपको कि आप यहाँ आओ? चलो नीचे आओ। आंटी ने। सुभान ने मासूमियत से नीचे की तरफ इशारा कर दिया। हया ने झट से उसके किए इशारे की सिमत में देखा तो हिलकर रह गई। नीचे उसी जगह रचना खड़ी थी।